देखिए हम सब पहले से ही ऑलरेडी टेंस पढ़ चुके हैं, है ना? ऑलरेडी टेंस पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है कि 3 तरह के टेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्योंकि पास्ट हमारा क्या है, पहले ऑलरेडी निकल चुका हुआ है, बीता हुआ है। प्रेजेंट चल रहा है और फ्यूचर आएगा, इसलिए हम पहले पास्ट लिखते हैं, फिर प्रेजेंट लिखते हैं और फिर फ्यूचर लिखते हैं। उसके साथ ही साथ हमने एक चीज और पढ़ रखी है कि टेंस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड अक्सर करके हम लोग जो गलतियां करते हैं, जैसे बच्चों से पूछा जाता है परफेक्ट, तो बच्चा कहता है सर आई नो पास्ट परफेक्ट, आई नो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई किसी का नहीं होता है और सब सबके होते हैं। मीन टू से कि ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं और 3 टेंस होते हैं, जिनमें पास्ट का इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस भी होता है, पास्ट का परफेक्ट भी होता है और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। ऐसे ही प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी होता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट भी होता है और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। सेम टू सेम फ्यूचर का इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर का परफेक्ट भी होता है और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। मीन टू से कि कोई किसी का खरीदा हुआ नहीं है। ये नहीं कह सकते जो परफेक्ट है वो पास्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट जो है वो फ्यूचर, कोई किसी का नहीं है। ऐसे अगर नहीं समझ में आता है और तरीका देखिए कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 भाई हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 भाई हैं और तीनों भाई में क्या है कि ये सब इनकी संपत्ति है, ये इनकी संपत्ति है। अब संपत्ति में जब तीनों भाई हैं, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि सबका एक दूसरे का है। मतलब ये घर भी पास्ट का है, ये घर है, इसको मानते हैं घर, तो पास्ट का भी घर है, प्रेजेंट का भी घर है, फ्यूचर का भी घर है ना? यस सर। अगर ट्रैक्टर, जमीन, ज्वेलरी, जिस चीज की बात करते हैं, अगर 3 भाई हैं, बंटवारा नहीं हुआ है, तो सब सबका है। ऐसे ही पास्ट का इंडेफिनिट भी है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस भी है। जो इनका है वही इनका भी है और वही इनका भी है, कोई बटा हुआ नहीं है। ये मत कहिएगा आज के बाद कि परफेक्ट जो है वो पास्ट का होता है, प्रेजेंट का होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या कॉन्टिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट का होता है। ऐसा बिल्कुल भी मत कहिएगा। ओके? अब सबसे बड़ी बात जो होती है, यानी हमारे अंदर जो हम कंफ्यूज होते हैं जब भी हम अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि हम सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है कि सेंटेंस को हम अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही चालू करेंगे। हम ये तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि हमारे टेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और फ्यूचर, यही तो होते हैं। ठीक है भाई। देखते रहिएगा, मतलब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है? बहुत ही आसान है। अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, समझना बहुत ही आसान है। उसके पीछे रीजन हमने बताया था कि
अंग्रेजी में केवल और केवल कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, है ना? कोई भी किताब पढ़ेंगे, कोई भी टेंस बनाएंगे, कुछ भी अंग्रेजी से रिलेटेड करेंगे, कोई 27वां लेटर मिलता है? नहीं मिलता है। केवल 26 लेटर होते हैं। इसलिए उसको पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसान है, बस हमें समझ आना चाहिए। एक बार इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आपको आसानी से पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में क्या होता है? डू डज। डू डज अगर कहीं पे आता है तो आप याद रखिएगा कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। जब भी आप किताब पढ़ रहे हैं, जब भी आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, जब भी कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, वहां पे डू डज लगे तो समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में डिड लगाता है तो आप कह सकते हैं कि यह सेंटेंस हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। ऐसे ही अगर कहीं पे विल से लगा हुआ है तो वो आप कह सकते हैं कि यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। सेम कंडीशन यहाँ क्या है? इज एम आर। अगर इज एम आर है तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। किसी भी सेंटेंस में अगर इज एम आर जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि वह सेंटेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, अगर किसी सेंटेंस में वाज वर्ब लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि यह हमारा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। सेम पोजीशन यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे लगा हुआ है विल बी या सेल बी, विल बी या सेल बी, तो इसका मतलब है कि यह हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर किसी सेंटेंस में पढ़ते टाइम आपको हैव मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में हैड मिलता है तो पास्ट का परफेक्ट है। ऐसे ही फ्यूचर में अगर विल हैव या फिर शैल हैव मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है। यह हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है। तो और आगे बढ़ते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई सेंटेंस हमको पढ़ते टाइम मिलता है हैड बीन या हैव बीन, हैड बीन या हैव बीन, तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सेम टू सेम यहाँ पे होगा। अगर हैड बीन लगा हुआ है तो वो आपका हो जाएगा परफेक्ट किसका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर लगा हुआ है विल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब पूरा ये चार्ट अगर एक बार में समझ में आ गया उसके बाद आप आसानी से कह सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। हालांकि इतनी देर मुझे पढ़ाते हुए हो गई, इतनी देर आपको बताते हुए हो गई, लेकिन आपको मोस्टली 50% स्टूडेंट को पता नहीं लगा कि इसमें होता क्या है। कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार तैयारी करते हैं या एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। अब हम जब भी कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो सेंटेंस को ढूंढना चालू करिएगा। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? बीन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? बीन ढूंढेंगे। वो नहीं पी, वो वाली नहीं, हमें बीन, ये BEEN बीन वाला ढूंढना है। अगर कहीं पे बीन मिल जाता, आंखें बंद करके देखिए, आज के बाद भूलेंगे नहीं, आंखें बंद करके अगर कहीं पे मिल जाए, आपको बीन मिल जाए, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारे घर में सोयाबीन बनती, वो भी बीन नहीं, केवल BEEN बीन वाली। ठीक है, अगर बीन मिलती है तो वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो अलग का मैटर है कि वो
किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। लेकिन जिसमें बीन लगा है वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? यस सर। जिसमें भी बीन लगा है वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आ जाइए, इधर देखिए, इज एम आर। इज एम आर का मतलब हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि इज एम आर का मतलब है होता है, इज मतलब है होता है। जब भी हमसे टीचर आता है और कहता है कि ट्रांसलेट करिए, वह जाता है, बच्चा खड़ा होता है, सर ही इज गो, ही इज गो, क्योंकि है का मतलब इज होता है। उसने दिमाग में पहले से फीड कर रखा है कि इज का मतलब है होता है। डिलीट मत करिएगा, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि उसको डिलीट करिए। इज का मतलब वास्तव में है ही होता है, वो तरीका अलग अलग है कहाँ पे लगाएंगे। तो इज एम आर का मतलब है होता है हूं या है हूं या है। तो इससे क्या पता लगता है, ये प्रेजेंट का मतलब कॉन्टिन्यूअस में आपको इज एम आर और वाज वर दो ही चीजें याद रखनी है, बाकी तीसरा तो ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। इज एम आर या वाज वर अगर किसी सेंटेंस में मिलता है तो उसका मतलब सीधा सा है कि वो आपका कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है? इज एम आर वाज वर जो होगा वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इज एम आर और वाज वर दोनों क्या होंगे? होंगे। इसके बाद आ जाओ, यानी आपका बीन वाला ये क्लियर हो गया, दूसरा ये वाला क्लियर हो गया, बचा कौन सा? परफेक्ट का। तीसरा कौन सा? परफेक्ट का पढ़ते हैं। अब परफेक्ट में भी वही चीज है, परफेक्ट में हैड, हैव, तीन चीजें याद रखनी है, हैड, हैव, ये आपके होंगे तो ये होगा आपका परफेक्ट का। किसका होगा? परफेक्ट का। तीसरा पहले होंगे, सब नहीं बता रहे तो उसमें देखो है लगा है, ऑलरेडी लगा है। इसका मतलब गागी, विल से गागी होता है, विल से गागी होता है। और है का मतलब तो हम बता रहे हैं कि परफेक्ट होता है। तो चाहे हैज हो या हैड हो, तीनों का मतलब होता है परफेक्ट। तो आज इस लेक्चर के बाद, उसको पढ़ने के बाद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके टीचर आते हैं और क्या बोलते हैं? नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। आज के बाद आप बता दीजिएगा, सर हैज, हैव, हैड परफेक्ट इन द वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? यानी जहां पे हमें पढ़ते टाइम में हैज, हैव, हैड मिल जाएगा, उसको हम समझ जाए कि ये परफेक्ट है। ठीक है? हैज, हैव, हैड मिल जाए, समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट है। अगर रास्ते में जा रहा है तो मिल जाए, हेलो आर यू परफेक्ट? नो, हैज, हैव, हैड परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट। ठीक है? हैज, हैव, परफेक्ट। तो हमारा देखिए 3 पोर्शन क्लियर हो गया। कौन कौन था? एक तो बीन बजाता जा, है ना? बीन बज गई, यानी बीन जहाँ पे होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा हमने पढ़ लिया इज एम आर और वाज वेयर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हमने पढ़ लिया कि हैज, हैव, हैड जहाँ पे दिखाई देगा उसका मतलब होगा परफेक्ट। अब बचा कौन सा? इतना सा छोटा सा एक पोर्शन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? नहीं, इंडेफिनिट बचा है, यानी कॉन्टिन्यूअस हमें समझ में आ गया, परफेक्ट हमें समझ में आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें समझ में आ गया। बचा क्या है? इंडेफिनिट। सारा जितना बवाल होता है अंग्रेजी का वो सब इंडेफिनिट का होता है। याद रखिएगा, जितना बवाल होता है, जो तुमको उलझाए रखता है, जो तुमको अंग्रेजी पढ़ने नहीं देता, जो अंग्रेजी समझने नहीं देता है, वो होता है इंडेफिनिट का। किसका होता है? इंडेफिनिट का होता है। जबकि बड़ा आसान है, छोटा सा ही तो है। चलिए हम फिर बात करते हैं, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लगा है विल सेल। विल सेल का मतलब होता है गागीगे। क्या होता है? गागीगे। कुछ लोग हमने कहा गागी, विल सेल का मतलब होता है गागी। कुछ लोग कह रहे हैं गीगा होता है, गीगा नहीं होता है, गागी होता है। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह पकाएगी, वह भरेगी। अरे पानी भरने की बात कर रहे हैं, है ना? बहुत सी चीज है, तू गाएगा, ये भी तो हो जाएगा। तो मतलब गागीगे। देखो होता क्या है, वैसे इंडेफिनिट में मोस्टली क्या होता है कि तातीते लगता है, लेकिन जब फ्यूचर के इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें केवल गागी लगता है। वह जाएगा, वह खाएगा, वह बनाएगा, एटसेट्रा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चे कौन से? 2 पोर्शन बचे। क्या बचे?
दो पोर्शन बचे हुए हैं, एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट का इंडेफिनिट। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एक चीज तो आपको मिल रही है कि जहां पे डू डिड लगा हो वो होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ऐसे ही पास्ट में जहां डिड लगा हो वो पास्ट का इंडेफिनिट। लेकिन इनके साथ साथ कुछ और जोड़ना होता है। अगर कहीं पे देखिएगा, अगर कहीं पे लगा है मेन वर्ब, मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें यस या यस लगा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें यस या यस लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है क्या होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। देखो सामने देखो, जैसे हमने कहा ही गो, ही गो का मतलब वह, और वो मतलब देखो बहुत आसान है। गो जहां पे आपको लग जाए, सॉरी यहाँ पे ही के साथ गोज होगा ना, तो यहाँ पे ही गोज, तो जहां पे आपको यस या यस दिख जाए वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या है? जहां पे यस या यस दिख जाए वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो इसका मतलब हो गया वह जाता है, क्योंकि ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? ता है ती है, तो वह जाता है। ऐसे ही अगर सेंटेंस हमने दे दिया यू गो, केवल फर्स्ट फॉर्म है, यू गो, यू गो, तो अब भी आपको समझ आना चाहिए। क्या समझ जाएंगे? कि जहां पे फर्स्ट फॉर्म लगी है वह भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। कोई भी हो, जैसे हमने यहाँ कह दिया यू गो, तो यू मतलब तुम और गो मतलब जाना होता है, तो लगा दीजिए जाते हो, तुम जाते हो। बहुत से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करिएगा और बड़े सेंटेंस, तुम हंसते हो, वह खाती है, वह पकाती है, ठीक है। यानी दो चीजों से आप पहचानेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होगा, तो दोनों से आप पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नीचे में, यानी पास्ट के इंडेफिनिट में भी यही है, डिड लगा हुआ तो पहचान ही जाएंगे कि पास्ट का इंडेफिनिट है। वरना अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तब भी आप जान जाएंगे कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है। जैसे यहाँ पे हमने, यानी वो मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने कर दिया ही वेंट। क्या कर देंगे? ही वेंट। वह, अब बताइए क्या होगा इसका मतलब? वह जाता, वह जाता, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम समझ गए कि भाई यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी है, और सेकेंड फॉर्म किसमें लगती? पास्ट के इंडेफिनिट में। वह जाता, हाँ, इस सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, वह गया। क्या कर देंगे? वह गया। क्यों भाई? क्योंकि इसमें ना हा है, ना था है, ना गा है। जिस सेंटेंस में हा था गा कुछ नहीं होता है वो पास्ट का इंडेफिनिट होता है। ठीक है, किसी भी चीज की, जैसे हमने कर दिया सी रैन, सी रैन, क्या मतलब हो जाएगा? सी मतलब वह, और रन की सेकेंड फॉर्म रैन होती है, तो बस लास्ट में है दौड़ती थी, दौड़ना हुआ ना, दौड़ती थी, या फिर कह सकते हैं वह दौड़ी, है ना, या वह दौड़ी या फिर दौड़ती थी। जो आपको सही लगे वो लगा लीजिएगा। ओके यस सर।